हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और टेक्सास चेनसो मैसेकर सीरीज में आज आप देखने वाले उसका फोर्थ पार्ट, जिसका नाम है टेक्सास चेनसो मैसेकर दी नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन पहले इसका टाइटल कुछ और था। ये रिलीज हुई थी 1995 में और तब इसका टाइटल था द रिटर्न ऑफ द टेक्सास चेनसो मैसेकर। लेकिन 2 साल बाद 1997 में इसे फिर से रिलीज किया गया और इसका टाइटल भी बदल दिया। अब ऐसा क्यों हुआ था, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके राइटर और डायरेक्टर हैं किम हेंकल, जो कि फर्स्ट पार्ट के को राइटर थे। यानी कि इसमें आपको फर्स्ट पार्ट के कई सारे रेफरेंसेस मिलने वाले हैं, और कई सारे से मेरा मतलब है हद से ज़्यादा। इसमें हम एक नए लेदरफेस को देखेंगे और साथ में उसकी नई फैमिली को भी, और इस बार फैमिली का नाम भी चेंज है। इस मूवी के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको पता होना चाहिए, और वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ढेर सारे फैक्ट्स के साथ। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है बाकी पार्ट्स की तरह एक कमेंट्री से, और हमें फिर से बताया जाता है कि फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था। अब खास बात यह है कि यहाँ पिछले दोनों पार्ट्स के इवेंट्स को भी मेंशन किया गया है। यहाँ बताया गया है कि बीच में से 2 और इंसिडेंट्स हुए थे, यानी कि सेकंड और थर्ड पार्ट वाले। हालांकि मूवी देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस कमेंट्री का कोई सेंस नहीं है। मेन मूवी स्टार्ट होती है 22 मई 1996 में, और यहाँ काफी कुछ हमें दिखाया जाता है, जिसे दिखाकर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसलिए हम सीधा आते हैं पॉइंट पर। हम देखते हैं 4 टीनेजर्स को जो कि अपने स्कूल प्रॉम से आ रहे थे। बैरी, उसकी गर्लफ्रेंड हैदर, जेनी और उसका बॉयफ्रेंड स्टीव। हैदर को भी पता चला था कि बैरी उसे चीट कर रहा है, इसलिए वो गुस्से में प्रॉम से निकल आई और ये सब उसके पीछे आ गए। इसी गुस्से में हैदर ने हाईवे से कार उतार ली थी, और अब ना जाने वो कहां पर भटक रहे हैं। ऐसे भटकते हुए अचानक एक कार उनसे आ टकराती है, और उसके अंदर था एक लड़का जो ये कह रहा था कि वो ठीक है, लेकिन ये कहते ही वो हो जाता है बेहोश। अब वो दोनों ही कार किसी काम की नहीं रही। उन्हें पता नहीं था कि वो सब कहां पर हैं, लेकिन उन्हें मदद की जरूरत थी, और मदद उन्हें खुद ढूंढनी पड़ेगी। शॉन को उस लड़के के पास छोड़कर वो तीनों जाते हैं मदद लाने। अब ऐसे जंगल में भटकते हुए वो पहुंच जाते हैं ऑफिस ट्रेलर तक, जिसके अंदर उन्हें मिलते हैं डार्ला, एक इंश्योरेंस एजेंट। वो अपने बॉयफ्रेंड विल्मर को कॉल करती है, जो कि एक टो ट्रक ड्राइवर था, और उसे भेज देती है उनकी कार्स तक। यहाँ उनकी काफी हेल्प हो चुकी थी, इसलिए वो वापस चल देते हैं शॉन के पास। उधर विल्मर भी शॉन के पास पहुंच चुका था, और हम देखते हैं कि उसकी एक टांग मैकेनिकल है, जैसे कि पिछले पार्ट में लेदरफेस की थी। पहुंचते ही उस लड़के को चेक करता है, जिसकी सांसें अभी भी एकदम सही चल रही थी, लेकिन उसे हेल्प करनी थी, इसलिए उसकी गर्दन मरोड़कर उसकी सांसें रोक देता है। यहाँ हमें पता चल गया कि ये कोई हेल्पर नहीं बल्कि एक साइको किलर है, यानी कि डार्ला भी कोई हेल्पर नहीं थी। खैर, अब मरने की बारी थी शॉन की। विल्मर से शांति से मरने का ऑफर देता है, लेकिन वो नहीं मानता। तब वो अपने ट्रक से उसका पीछा करता है और आखिर में उसे ठोक देता है, लेकिन उसके तरीके थोड़े अलग थे। इतने से उसे चैन नहीं मिलता, इसलिए वो बार बार ट्रक को आगे पीछे करके उसे बुरी तरह कुचल देता है। उधर वो तीनों वापस आ रहे थे, तो अभी वहां से एक ट्रक गुजरता है, और हैदर और बैरी दोनों उसके पीछे चल देते हैं, क्योंकि उन्हें घर जाना था। अब जेनी अकेली ही आगे बढ़ती है। वो उस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन ना तो वहां पर कार्स थी और ना ही शॉन। उधर उस ट्रक का पीछा करते हुए वो दोनों पहुंच चुके थे घर तक। वो दरवाजा नॉक करते हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। तब बैरी पीछे के दरवाजे पर चेक करने जाता है, और हैदर आराम से वहां पर बैठ गई थी। तभी वहां पहुंच जाता है लेदरफेस। वो उसके बालों से छेड़छाड़ कर रहा था, और उसे पता भी नहीं चल रहा। खैर, जब उसे पता चलता है तो वो बुरी तरह चिल्लाने लगती है, और उससे ज्यादा बुरी तरह चिल्ला रहा था लेदरफेस। ये काम इसने कब से शुरू कर दिया। वो भागती है, लेकिन लेदरफेस उसे दबोच लेता है और ले जाता है अंदर वो किसी तरह खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है, लेकिन वो दरवाजा तोड़कर उसे फिर से दबोच लेता है और ले जाकर बंद कर देता है फ्रीजर में। इसके बाद वो फिर से बुरी तरह चिल्लाने लगता है और हद से ज्यादा पैनिक मचा देता है। इस पूरे सीक्वेंस में ढेर सारे रेफरेंसेस थे ओरिजिनल मूवी के, जैसे कि हैदर को दबोचकर घर में लाना और फ्रीजर में बंद करना, और लेदरफेस का परेशान होना भी। फर्क सिर्फ ये है कि ये सब चीजें इसमें कुछ ज्यादा डिटेल में दिखाई गई। किम हेंकल में लिटरली वही सब दिखा रहे हैं जो वो फर्स्ट पार्ट में नहीं दिखा पाए थे, क्योंकि इसमें विजन था टोबी हूपर का। और मैं सच बताऊं तो ये लेदरफेस मुझे जरा भी पसंद नहीं आ रहा। खैर, आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ हो गया, लेकिन बैरी हैदर को बचाने नहीं आया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे पकड़ रखा है लेदरफेस के भाई डब्ल्यू स्लॉटर ने, और यही इस मूवी में चेंज है। इसमें सॉयर फैमिली के बजाय लेदरफेस की फैमिली का नाम है स्लॉटर फैमिली, और डब्ल्यू स्लॉटर ड्रेटन के गैस स्टेशन का नाम था ओरिजिनल मूवी में। खैर, वो बैरी को घर में ले जा रहा था, लेकिन यहाँ चालाकी दिखाकर बैरी खुद घर के अंदर लॉक हो जाता है। उसे ये नहीं पता कि अंदर और भी ज्यादा खतरनाक इंसान है। वो जाता है बाथरूम में, जिसके दरवाजे पर एक इंसानी खाल का बना हुआ बॉडी सूट लटका हुआ था, और ये रेफरेंस है एडगिन का, जिसके ऊपर लेदरफेस का कैरेक्टर बेस्ड है। उसके पास भी एक ऐसा ही बॉडी सूट था। वहां की दीवारों पर भी दुनिया भर की स्किन थी, लेकिन बैरी को कुछ अजीब नहीं लग रहा।
अजीब उसे तब लगता है जब उसकी नजर पड़ती है बाथटब में पड़ी बॉडी पर। वो जल्दी से भागता है, लेकिन यहाँ लेदरफेस एक हथौड़ा उसके सर पर दे मारता है। यहाँ बैरी की कहानी भी खत्म और एक किल भी रेफरेंस है फर्स्ट पार्ट से। यहाँ लेदरफेस और ज्यादा चिल्लाता है और ऐसे चिल्लाने का कंपटीशन करते हुए हैदर को लटका देता है मीट हुक पर। एक और रेफरेंस। उधर जैनी भटक रही थी, तब अचानक उसके पास एक ट्रक आता है जो कि विल्मर का था। वो उसके ट्रक में बैठ जाती है और विल्मर उससे कुछ भी नहीं छुपाता। थोड़ा मिसबिहेव करने के बाद उसे दिखाता है शॉन की डेड बॉडी जो कि उसके ट्रक के पीछे ही थी। अब चश्मा उतारते ही जैनी की पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई थी। अपनी जान बचाने के लिए वो चलते ट्रक से कूद जाती है, लेकिन विल्मर उसका पीछा नहीं छोड़ता। किसी तरह पेड़ों के बीच जाकर वो अपनी जान बचाती है, लेकिन ये भी उसे भारी पड़ने वाला था क्योंकि यहाँ उसके पीछे लग जाता है लेदरफेस। अब यहाँ पर वही फेमस जंगल वाला चेस चलता है और भागते हुए वो पहुंच जाते हैं उनके घर तक। दरवाजा लॉक करके वो जाती है ऊपर और लेदरफेस दरवाजे को काट रहा था। ऊपर उसे काफी आर्टिस्टिक चीजें मिलती हैं और साथ में एक गन भी, लेकिन उसमें गोली नहीं थी। तब जान बचाने के लिए वो खिड़की से कूद जाती है। अब वो उस घर से दूर भाग रही थी और लेदरफेस अभी भी उसके पीछे था। यहाँ दोबारा जंगल वाला चेस चलता है और ये पूरा का पूरा सीक्वेंस भी सेम था फर्स्ट पार्ट से, और आगे भी बहुत कुछ सेम है। जैसे कि गैस स्टेशन के बजाय जैनी पहुंच जाती है डार्ला के ऑफिस तक और अचानक लेदरफेस भी गायब हो गया था। वो डार्ला को सब कुछ बता देती है और वो काफी सपोर्टिव दिख रही थी, लेकिन क्योंकि हमने ओरिजिनल मूवी देखी है इसलिए हमें पता है कि ये सब नाटक है और डार्ला भी स्लॉटर फैमिली का हिस्सा है। वो एक फोन करती है और उसके बाद पूरा ध्यान देती है जैनी के ऊपर, तब तक जब तक डब्ल्यू वहां नहीं आ जाता, और वो अपने साथ लाया था एक बैग। जैनी को मार पीट कर वो बैग में बंद करता है और फिर डाल देता है डार्ला की कार के ट्रंक में। डार्ला रास्ते से पिज्जा लेकर घर जा रही थी, तभी रोड पर उसे मिल जाती है हैदर, जो कि पता नहीं किस किस तरह बचकर भागी होगी, लेकिन उसकी किस्मत काफी बुरी है जो फिर से पकड़ी गई। अब उसे मार मार कर बेहोश कर रही थी, लेकिन ये उसके बस की बात नहीं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो किलिंग नहीं करती। हैदर को वहीं पर छोड़कर वो पहुंच जाते हैं घर पर, जहां लेदरफेस को पनिश किया जा रहा था दरवाजा तोड़ने के लिए। अब यहाँ आप देख सकते हो कि उसका मास्क अलग है। इस बार उसने पहना एक बूढ़ी औरत का मास्क क्योंकि वो घर का काम कर रहा था। ये भी फर्स्ट पार्ट का ही रेफरेंस है। जेनी को उठाकर वो अंदर ले जाता है और अंदर विल्मर भी था, जो कि अपने मैकेनिकल पैर के रिमोट चेक कर रहा था। यहाँ डब्ल्यू कहता है कि देखो तुम्हारे भाई ने दरवाजे का क्या कर दिया, और ये लाइन ड्रेटन ने बोली थी फर्स्ट पार्ट में। अब तक आप जान ही गए होंगे कि ये तीनों भाई हैं और डार्ला है विल्मर की गर्लफ्रेंड। वो हैदर को भी ले आते हैं और यहाँ पर चलता है उन दोनों का टॉर्चर। काफी देर बाद जब जेनी डार्ला के साथ अकेली थी, तब वो डार्ला से पूछती है कि ये फैमिली ऐसा क्यों कर रही है। वो बताते हैं कि ये सब काम करते हैं एक सीक्रेट सोसाइटी के लिए, जो कि इतनी पावरफुल है कि सरकार भी वही चलाती है। इसके कहने का मतलब है इल्यूमिनाटी। अब इसमें इल्यूमिनाटी का एंगल जोड़ दिया गया, जो कि 80s और 90s में काफी आम चीज थी, हर कोई इसी मूवीज में डाल रहा था। खैर यहाँ वो पागल फैमिली फिर से एक दूसरे को पीटने लगती है और लेदरफेस अब चिल्लाने के बजाय रो रहा था। इसी बीच जेनी वहां से भाग जाती है। वो डार्ला की कार लेकर भाग रही थी, लेकिन विल्मर उसे कामयाब नहीं होने देता। वो उसे फिर से अंदर लाकर बेहोश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई तैयार हो रहा है, और वो था लेदरफेस, जिसका इस फिल्म में नाम है सिर्फ लेदर। ये भी फर्स्ट पार्ट से लिया गया है लेदरफेस का तीसरा मास्क, जो कि एक सुंदर लेडी का है क्योंकि अब वो जाएगा डिनर करने। लेकिन मास्क के अलावा उसने एक पूरा फीमेल बॉडी सूट भी पहना है, जो कि एकदम असली है, और बताने की जरूरत नहीं कि ये एड गिन का रेफरेंस है, वो भी कुछ ऐसा ही करता था। खैर अब हम पहुंच जाते हैं फेमस डाइनिंग टेबल वाले सीन पर, और इस बार एक कैनिबल फैमिली खा रही है पिज्जा। और इस फ्रेंचाइज को कितना डुबाओगे। यहाँ पर उनका ग्रैंडपा भी मौजूद है, जिसके ऊपर कोई खास मेहनत नहीं की गई, और भले ही थर्ड पार्ट में मरा हुआ था, लेकिन यहाँ इसे फिर से जिंदा कर दिया। वहाँ पर 3 बॉडीज और भी थी, जो कि क्यों थी मुझे नहीं पता, और मिस लेदरफेस को कौन भूल सकता है। यहाँ विल्मर जेनी को जगाता है और फिर से लग जाता है अपने साइको बिहेवियर पर। पहले वो डार्ला को मारता है और इसके बाद डब्ल्यू के सर में एक हथौड़ा मार देता है। इतना ही नहीं, इसके बाद वो हैदर की बैक पर आग लगा देता है। जितना बुरा इस मूवी में हैदर के साथ हो रहा है, इतना तो पूरी सीरीज में किसी के साथ नहीं हुआ। खैर डार्ला उसे बचा लेती है। तभी एक कार उनके घर आती है, जिसमें था रॉथमैन नाम का एक आदमी, और इसे देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि इल्यूमिनाटी का आदमी है, और अगर पता नहीं चल रहा तो इसके पास प्रूफ भी है। खैर यहाँ वो उल्टी सीधी हरकतें तो करता ही है, लेकिन ये भी बताता है कि उसने इस फैमिली को हायर क्यों किया हुआ है, लोगों को डर का मतलब समझाने के लिए। ये सब स्ट्रेंज चीजें करने के बाद वो चला जाता है, और उसके जाने के बाद विल्मर हैदर को अपने मैकेनिकल पैर से कुचलकर मार देता है। ये किल भी ऑफ स्क्रीन थी, बाकी किल्स की तरह। इसके बाद वो फिर से अपना साइको बिहेवियर शुरू करता है, जैसे कि खुद को चाकू से काटना और अपनी गर्लफ्रेंड को मारना। इसी सब के बीच जेनी को फिर से मौका मिल जाता है वहां से भागने का, और इस बार उसका पीछा करता है लेदरफेस, अपनी चेनसॉ के साथ एक नाइट ड्रेस में।
भागते हुए जैनी पहुंच जाते एक रोड तक जहाँ एक बूढ़ा कपल एक आरवी में जा रहा था। एक पागल औरत को उसके पीछे लगा देखकर वो जैनी को अंदर ले लेते हैं। अब जैनी को लग रहा था कि वो बच गई, लेकिन लेदरफेस फिर से उनके पास पहुंच जाता है विल्मर के ट्रक में। चेनसो का यूज करके वो उनकी आरवी को क्रैश कर देता है। जैनी फिर से भागना शुरू करती है और उस बूढ़े कपल का क्या हुआ किसी को भी नहीं पता, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट के ट्रक ड्राइवर की तरह। वो दोनों भाई जैनी के पीछे थे, तभी अचानक कहीं से एक प्लेन आता है और विल्मर को मारकर चला जाता है। अगर इसे ऐसे ही मारना था तो इतना हाइप अप किया ही क्यों। अपने भाई को मरा देखकर बेचारी लेदरफेस सदमे में थी। खैर आप सोच रहे कि शायद ये काम उसी रॉथमैन का होगा, लेकिन वो तो इनके पीछे आ रहा है। अब ये काम उसका हो भी सकता है और नहीं भी। वो जैनी को लेकर वहां से निकल जाता है और उनके जाने के बाद लेदरफेस शुरू करता है अपना वही आइकॉनिक चेनसो डांस। अब जैनी को वो छोड़ देते हैं एक हॉस्पिटल में, जहाँ एक पुलिस वाला उससे पूछताछ कर रहा था, और ये वही एक्टर है जिसने फर्स्ट पार्ट में ग्रैंडपा का रोल किया था। साथ ही वहां से एक पेशेंट भी गुजरती है जो कि है मैरिलिन बर्न्स, यानी कि फर्स्ट पार्ट की सर्वाइवर सैली, और से ले जा रहे हैं पॉले पार्शन यानी कि फ्रैंकलिन। कैमियोस काफी अच्छे थे, लेकिन जब मूवी इतनी घटिया हो तो कैमियो क्या कर लेगा। खैर लेदरफेस अभी भी नाच ही रहा है और उसके भयंकर डांस के साथ ये मूवी हो जाती है एंड। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि थर्ड पार्ट सबसे बेकार पार्ट था, लेकिन इस मूवी ने आकर उसे भी पीछे कर दिया। ये इस फ्रेंचाइज की अब तक की सबसे घटिया मूवी है। टाइटल है इसका द नेक्स्ट जनरेशन और डायरेक्टर के मुताबिक ये फर्स्ट पार्ट का रियल सीक्वल है, लेकिन असल में कोई सीक्वल नहीं बल्कि पूरी तरह से फर्स्ट पार्ट की कॉपी है, और कोई इसे कॉपी कहेगा भी नहीं क्योंकि किम हैंकल उसमें को राइटर जो थे। लेकिन इससे फैक्ट नहीं बदलता कि ये मूवी पूरी तरह ट्रैश है। ये इस फ्रेंचाइज के ऊपर एक धब्बा है और ये बंदा तो लेदरफेस के नाम पर कलंक है। पूरी फिल्म में वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, इसके अलावा एक भी काम ढंग से नहीं कर पा रहा सिवाय मेकअप के। मेरा सवाल यह है कि इसमें हॉरर कहाँ था और ये स्लैशर कहाँ से थी। अब आपको पता चल गया होगा कि अगर टोबी हूपर भी सीक्वल के नाम पर सेम मूवी बना देते तो वो कैसी लगती। मूवी के टाइटल्स देखो तो इतने ज्यादा प्रॉमिसिंग, द नेक्स्ट जनरेशन, द रिटर्न ऑफ द टेक्सास चेनसो मैसेकर, जबकि रिटर्न की जगह होना चाहिए था पैरोडी। ये एक मजाक ही है। अब मूवी में दो ए-लिस्ट एक्टर भी थे, रेने ज़ेलवेगर और मैथ्यू मैककॉनॉहे। इनकी एक्टिंग लाजवाब थी और इस मूवी में ये दोनों इसलिए थे क्योंकि तब इनकी शुरुआत थी, ये इतने पॉपुलर नहीं थे। बाद में जाकर ये दोनों हॉलीवुड स्टार बन गए, तब स्टूडियो ने सोचा कि क्यों ना इनके फेम का फायदा उठाया जाए, और तब जाकर इस मूवी को रीकट करके नए टाइटल के साथ रिलीज किया गया, सिर्फ इन दोनों के नाम का फायदा उठाने के लिए। लेकिन तब भी इस मूवी को सिर्फ नुकसान ही हुआ। यह हाल देखकर इस फ्रेंचाइज को रोक दिया गया और कई सालों तक कोई मूवी नहीं आई। आखिरकार 2003 में आया इसका रिबूट, जो कि काफी सही स्टेप था। उसने इस फ्रेंचाइज को दोबारा खड़ा किया। ओरिजिनल मूवी को कॉपी करने के बजाय उसमें काफी कुछ नया ट्राई किया गया और वो काफी ज्यादा अच्छा साबित हुआ। जो फैंस रीमेक की न्यूज सुनकर उसे गालियां दे रहे थे, वही सब थिएटर्स में बैठे हुए चिल्ला रहे थे उस रीमेक को देखते हुए। इसे कहते हैं इम्पैक्ट, जो इस मूवी में दूर दूर तक नहीं दिखा। इस मूवी को अगर आप भूल जाओ तो ये ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $6 लाख और इसने कमाई की थी सिर्फ $1,85,898 की, जो कितना ज्यादा कम है वो आप खुद ही देख सकते हो। ये एक टेक्सास चेनसो मैसेकर फिल्म है, लेकिन मूवी में एक भी पर्सन चेनसो से नहीं मरा, और ये पहली मूवी है जिसमें लेदरफेस ने चेनसो से किसी को नहीं मारा। 2016 में रेने ज़ेलवेगर ने इस मूवी के बारे में बताया था कि ये काफी ज्यादा डेंजरस थी, और उनका मतलब था शूटिंग से। वो सब काफी अनसेफ तरीके से अपने स्टंट्स वगैरह कर रहे थे। मैथ्यू एक यंग लड़के के रोल के लिए ऑडिशन देने गए थे, जो कि मूवी के एंड में जैनी को बचाकर ले जाता, लेकिन वो रोल ही काट दिया गया। तब किम हैंकल ने मैथ्यू से पूछा कि क्या तुम किसी को जानते हो जो विल्मर का रोल करेगा। मैथ्यू ने अपने 2 दोस्तों का नाम बताया और वहां से जाने लगे, लेकिन तभी उनके दिमाग में आया कि ये रोल उन्हें करना चाहिए। उन्होंने ऑडिशन दिया और वो सिलेक्ट हो गए। असल में विल्मर और डब्ल्यू.ई. कॉपी है हिचाइकर और ड्रेटन की। जिम सीडो को उनका रोल फिर से ऑफर किया गया था, लेकिन जिम ने नहीं किया, और उन्हें ग्रैंडपा का रोल भी ऑफर किया गया था। बिल जॉनसन, जिन्होंने सेकंड पार्ट में लेदरफेस का रोल किया था, उन्हें इस फिल्म में भी लेदरफेस का रोल ऑफर किया गया था। इस बार गनर हैंसन को नहीं पूछा गया। इसमें लेदरफेस का रोल किया था रॉबर्ट जैक्स ने, और ये इनकी आखिरी मूवी थी। इसे शूट किया गया था एक खाली पड़े फार्म हाउस पर। एक सीन में जब विल्मर डार्ला को मार रहा था, तब उस एक्ट्रेस को सच में चोट लग गई थी, फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने वो सीन कंप्लीट किया। थर्ड पार्ट में बेनी टैक्स से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। टैक्स कहता है कि क्योंकि हमें भूख लगी है। तब बेनी कहता है कि क्या तुमने पिज्जा का नाम नहीं सुना। इस मूवी में लेदरफेस की फैमिली पिज्जा ही खा रही थी। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर करना। अब इसके बाद इसके सारे रिबूट्स जो कि मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो आप उन्हें चेक जरूर कर लेना। और यहाँ पर ये सीरीज हो गई है एंड, इसलिए कमेंट करके बताओ ये सीरीज में आपकी फेवरेट मूवी कौन सी रही। और हाँ, एडगीन के ऊपर वीडियो लानी चाहिए नहीं, इसका जवाब आपको अभी भी देना है।
ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपके फ़ोन का रास्ता ना भूले। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।